आज देश के हालात ये हैं कि केंद्र सरकार विकास के गाथा गाते गाते नहीं थम रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल केंद्र सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त देश की जनता को केवल अच्छे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के युवा और हरियाणा के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद ममता जी। आज मेरा सवाल सरकार से नहीं, विपक्ष से नहीं, बल्कि एक आम नागरिक से है, एक किसान के बेटे दीपेंद्र हुड्डा से है। आपको क्या लगता है कि आज की देश की जो हालात है उसमें जो आम जनता है वो सरकार और विपक्ष से कितना खुश है? देखिए, आप किस संदर्भ में सवाल पूछ रहे हैं उस पर निर्भर है। अगर आप किसान आंदोलन के संदर्भ में पूछ रही हैं, क्योंकि आपने कहा किसान के बेटे से है, और किसान की परिस्थितियों को लेके पूछ रही हैं कि देश में किसान की क्या परिस्थिति है, तो मैं मानता हूँ देश का किसान दुखी है। वो जो सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए जो खोखले निकले उनसे भी दुखी है। सरकार ने कहा था आमदनी दुगनी हो जाएगी 2022 तक। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं। 2015 का ये वायदा था। 2015 में न्यूनतम समर्थन मूल्य जितना था उसकी तुलना में अगर वो न्यूनतम समर्थन मूल्य दुगना होता 22 तक, क्योंकि अभी तो आपने देखा कि रबी फसलों का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है, जिसमें गेहूं में मात्र 2% की बढ़ोतरी की गई और 2000 के आसपास गेहूं का पहुंचा है। 1500 से 2000 पहुंचा है पिछले 6-7 साल में। अगर ये 3000 पे पहुंचता गेहूं का तो न्यूनतम समर्थन मूल्य दुगने के लगभग होता, तो किसान सोचता कि आमदनी दुगनी तो हुई नहीं। इस दौरान खर्चे दुगने हो गए। डीजल, खाद का कट्टा, किसान की बाकी जो है महंगाई से जो किसान को जूझना पड़ता है, खर्चे दुगने हो गए और कर्जा दुगना हो गया किसान पर। 9 लाख करोड़ का कर्जा था किसान पे कुल 2015-16 में। आज वो कर्जा बढ़कर लगभग 18 लाख करोड़ का हो गया, देश के किसान की मैं बता रहा हूँ। तो कर्जा दुगना हो गया, आमदनी दुगनी हुई नहीं, समर्थन मूल्य दुगना हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं देश का किसान झूठे वायदे और खोखले वायदों से आज दुखी है। एक आमदनी दुगनी का वायदा, दूसरा स्वामीनाथन का वायदा था। जब ये सरकार बनी कि स्वामीनाथन लाएंगे। स्वामीनाथन का अर्थ ये था कि जो कॉस्ट है उसके ऊपर 50%। इन्होंने कॉस्ट का ही फॉर्मूला बदल दिया। C2 की जगह A2 जो कॉस्ट है, खर्चा कैसे जो खर्चा कैसे तय किया जाए उसके ऊपर मुनाफा देने की बात थी। तो इन्होंने फॉर्मूला ही बदल दिया। स्वामीनाथन का एक एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम उस आधार पर स्वामीनाथन नहीं लागू कर सकते। ना स्वामीनाथन पूरा हुआ, ना आमदनी दुगनी का वायदा पूरा हुआ। और इसके विपरीत न्यूनतम समर्थन मूल्य जो प्रणाली है उस पे बड़ा भारी कुठाराघात करते हुए 3 कृषि कानून सरकार ने बना दिए, जिससे आने वाले समय में सरकारी खरीद कम होगी, सरकारी खरीद से सरकार पीछे हटने की और निजी हाथों के अंदर किसान के भविष्य को सौंपने की तरफ उस दिशा में सरकार बढ़ गई। इसको लेके किसान ने आंदोलन किया। तो जो दूसरी बड़ी बात है जिससे किसान दुखी है, पहला तो खोखले वायदे जैसे मैंने कहा, और खोखले वायदों के बाद ये आंदोलन, और आंदोलन के बाद किसान का तिरस्कार, इतना व्यापक स्तर पर देश में किसान का तिरस्कार। 10 महीने का एक आंदोलन, लाखों करोड़ों की संख्या में किसानों ने इस आंदोलन में भागीदारी करी किसी न किसी रूप में। लगभग 600 किसानों की जानें चली गई, जो इन धरनों से शव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में शव पहुँचे इस धरनों में, जिसकी मृत्यु हुई है या लाठीचार्ज में किसी की मृत्यु हुई या इस आंदोलन के किसी न किसी कार्यक्रम में किसी की मृत्यु हुई। इतने बड़े व्यापक स्तर पर किसानों की भागीदारी होने के बावजूद इतना बड़ा तिरस्कार सरकार की तरफ से झेलना पड़ा कि किसान को हर प्रकार से इस आंदोलन को सरकार की तरफ से, आज भी सरकार के मंत्री किस किस तरह के शब्द प्रयोग कर रहे हैं इस आंदोलन के लिए, उसको देख के मन में पीड़ा होती है। तो इन सब बातों से मैं मानता हूँ देश का किसान कहीं ना कहीं आज की मौजूदा सरकार से दुखी है। एक तरफ लोगों की रोजगार छिन गई, उद्योग धंधे बंद हो गए, महंगाई से लोग परेशान हैं, इसके अलावा टैक्स का बोझ है। क्या आपको लगता है कि जनता को न्याय मिल पा रहा है? देखिए, अब आप अर्थव्यवस्था पे आए। जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात है,
मैंने बजट सत्र में खोल के अर्थव्यवस्था कितनी खोखली हो गई, हर बात के आंकड़े सरकार के सामने रखे थे जिसका कोई जवाब नहीं था सरकार। कई रिकॉर्ड बन गए, कहा था 70 साल में कुछ नया करके दिखाएंगे, इन्होंने करके दिखाया है। 70 साल में बेरोजगारी इतनी जितनी आज 2021 में है, 70 साल में इतनी बेरोजगारी देश में नहीं हुई सरकारी आंकड़े के लिए। 70 साल में डीजल पेट्रोल का रेट इतना महंगा नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड की बात है। 70 साल के अंदर बैंकों का कर्जा इस प्रतिशत में आज 15% के करीब एनपीए बैंक में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इतने बड़े स्तर पर बड़े उद्योगपतियों के माध्यम से बैंकों का कर्जा नहीं डूबा, जिसका बोझ कहीं ना कहीं आम आदमी में पड़ता है जितना आज के इन हालात में। 70 साल में गरीब और अमीर में इतना अंतर आपने देखा होगा। कोरोना के टाइम भी जो 100 सबसे अमीर हिंदुस्तानी है उनकी संपत्ति में 35% का इजाफा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 28% लुढ़की। तो गरीब आदमी, मध्यम वर्ग कोरोना से प्रभावित एक तरफ हो रहा है, मगर अमीर और अमीर हो रहा है। ये इस प्रकार से जो कभी गरीब और अमीर में जिनी कोफिशिएंट एक हम अर्थशास्त्री एक प्रयोग करते हैं, एक थर्मामीटर का, जो पूरी दुनिया के हर मुल्क में लगा के देखते हैं इस मुल्क में कितना गरीब अमीर का अंतर है। हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा आज गरीब और अमीर में अंतर हो गया, और हिंदुस्तान के इतिहास में आज सबसे ज़्यादा गरीब और अमीर में अंतर हो गया। तो ये मैं समझता हूँ कि कई 70 साल के रिकॉर्ड आज जो है आज इनकी सरकार में बने हैं, मगर ये अच्छे रिकॉर्ड नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, गरीब अमीर में अंतर, बैंक का कर्जा डूबना, ये सारी एक अर्थव्यवस्था जो कहीं ना कहीं खोखली हो चुकी है इनकी गलत नीतियों की वजह से। ये केवल कोरोना से नहीं हुआ, सरकार करोड़ा पे बनना चाहे, कोरोना से नहीं हुआ। केवल कोविड काल से पहले अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था की नैया तभी डूबनी शुरू हो गई थी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ। डिमोनेटाइजेशन के बाद दूसरी बड़ी चोट अर्थव्यवस्था पे जीएसटी का क्रियान्वयन जिस तेज़ी से हुआ बिना अच्छी तरीके से तैयारी किए। इन दो जो इवेंट्स थे, इन दो इवेंट्स से अर्थव्यवस्था की में काफ़ी हद तक धीमी गति लगातार 8 क्वार्टर तक, जब कोविड काल शुरू हुआ 2020 मार्च फरवरी में, उससे पहले लगातार 8 क्वार्टर लगातार अर्थव्यवस्था 8% से ग्रोथ रेट कम होती होती 3% पे आ गई थी। और उसके बाद जब कोविड काल आया तो उस समय जो जिस प्रकार से भारत की सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आम आदमी की जो खर्च करने की शक्ति है उसको बढ़ाने की तरफ कोई ऐसा कदम नहीं लिया, जिसकी वजह से आज परिस्थितियाँ मैं समझता हूँ कि ये आके खड़ी हो गई। जो अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज़ से दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था छोड़ के गई थी यूपीए सरकार, आज जितना पोटेंशियल था उस पोटेंशियल की बात छोड़ें, आज ये स्थिति आ गई कि बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान छोड़ के जा रही हैं। आपका उदाहरण फोर्ड का आज ही की अखबार में हमने पढ़ रहा है कि फोर्ड जैसी कंपनियां भी भारत को छोड़ के जाने का विचार कर रही हैं। तो ये चिंतनीय स्थिति आज देश की अर्थव्यवस्था की है। क्या आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों के लिए विपक्ष भी जिम्मेदार है? क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान हमने देखा विपक्ष में एकजुटता था, लेकिन विपक्ष केवल संसद के अंदर ही एकजुट है, बाहर वो एकजुटता क्यों नहीं दिखाई देती? देखिए, विपक्ष ने संसद के मॉनसून सत्र में 3 मुद्दों को उठाने की इजाज़त मांगी सरकार से, और सरकार से कहा कि आप अपने बिल पास कराइए, कानून बनाइए, आपके पास मेजॉरिटी है। प्रजातंत्र आंकड़ों का खेल है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का खेल है। सरकार के पास मेजॉरिटी है, लेकिन संसद की किस लिए है, इस पर हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अगर मेजॉरिटी से ही कानून बनने हैं तो डाक के माध्यम से भी वोटिंग हो सकती है, संसद बुलाने की ज़रूरत ही नहीं। संसद बुला के क्यों आपस में सांसद बैठते हैं? ताकि विचार हो, विमर्श हो, मुद्दे उठाए जाएं। और विपक्ष ने 3 मुद्दे उठाने की इजाज़त मांगी कि आप अपने कानून बनाइए, लेकिन 3 मुद्दे भी उठाइए। कौन से 3 मुद्दे? पहला, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में 2 पहलू, बेलगाम महंगाई और रिकॉर्ड बेरोजगारी। दूसरा, किसान आंदोलन और कृषि कानून, किसान की दयनीय स्थिति। तीसरा, जासूसी कांड पेगासस। सरकार ने कहा ये तीनों मुद्दे जो आप उठाना चाह रहे हैं गंभीर नहीं। आप चौथा मुद्दा बताइए।
मैं ममता जी आपसे चौथा मुद्दा पूछना चाहूँगा, अगर बेरोजगारी, महंगाई, कृषि कानून, किसान आंदोलन और जासूसी कांड गंभीर विषय नहीं है तो आप बताइए हम कौन सा मुद्दा उठाएं? हम उस मुद्दे को उठा देंगे संसद में। अगर जो है इसके अलावा तो कौन सा मुद्दा बचता है? मौसम पे चर्चा करें हम, दुनिया में क्या मौसम है, देश में क्या मौसम है, हम जो है किस बात पर चर्चा करें? दुर्भाग्य की बात है, सरकार की इस हठधर्मिता की वजह से संसद का सत्र के अंदर अच्छी से कार्रवाई नहीं चली। और मुझे विश्वास है कि आपने संसद के बाहर की बात कही, विपक्ष एकजुटता से मुद्दे को लेकर एकजुट हुआ था विपक्ष, ये महत्वपूर्ण बात है और ये अच्छी बात है, क्योंकि मुद्दे को ही, जो देश की भविष्य से जुड़े हुए को मुद्दे हैं उनको लेकर ही मैं समझता हूँ विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभाते हुए उन मुद्दों को उठाना चाहिए। और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम संसद के बाहर भी एकजुटता से सरकारों को घेरने का काम करेंगे आने वाले समय में, ऐसा मुझे विश्वास है। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता दीपेंद्र हुड्डा से। भारत कृषि प्रधान देश है, महीनों से अन्नदाता सड़कों पर है, लाठियां खा रहा है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार के रहते हुए इंसाफ मिलने की गुंजाइश है? इस सरकार ने राजहट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना अहंकार हमने तो कभी देखा नहीं, ऐसा आंदोलन भी हमने नहीं देखा कभी। 10-10 महीने, आज भी हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं, लाखों की संख्या में बैठे, संयम और शांति के से बैठे हैं। हर प्रकार की अग्नि परीक्षा किसान दे चुका है, लेकिन ये सरकार ने पहले तो किसान की मांगों को मानने से मना किया, फिर किसान को किसान मानने से मना किया, कहा कि उपद्रवी हैं, आतंकी हैं, अलगाववादी हैं, माओवादी हैं, खालिस्तानी हैं, कांग्रेसी हैं, हुड्डा साहब और कैप्टन अमरिंदर द्वारा प्रायोजित हैं। किसान की मांग को मानने से इनकार किया, किसान को किसान मानने से इनकार किया, फिर किसान को इंसान मानने से भी इस सरकार ने मना किया। यहाँ तक कि 2 शब्द सहानुभूति के भी सरकार या सरकार के किसी प्रतिनिधि की तरफ से किसान के लिए इतनी जाने चलेगी, उनके लिए नहीं आए। तो ये सरकार का जो रवैया है, इसको देख के मुझे नहीं लगता कि इन परिस्थितियों में कोई बहुत बड़ी उम्मीद सरकार से मैं लिए बैठा हूँ। लेकिन फिर भी आज देश की सरकार विद्यमान है, और जाएं तो कहाँ जाएं, देश की सरकार के दरवाजे पे किसान आया है। अभी मैं कहना चाहता हूँ, अपना राजहट छोड़िए, किसान की बात मानिए, किसान को बातचीत, खुले दिल से बातचीत के लिए आमंत्रित करिए और इसका समाधान निकालिए। तीनों कानूनों को निरस्त करते हुए कोई रास्ता निकालिए। यही देश के किसान के हित में, यही आपके हित में है और ये देश के हित में भी है। किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए क्या आपको लगता है कि विपक्ष को सड़क पर आने की ज़रूरत है? देखिए, विपक्ष सड़क पे ही है। जिस रूप में इस आंदोलन में, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व सिर्फ किसान मोर्चा कर रहा है, किसान के संगठन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, इस आंदोलन का नायक किसान है। इस आंदोलन के समर्थन में हम विपक्ष के रूप में हो सकते हैं, विपक्षी पार्टियों के रूप में हो सकते हैं, मगर वो समर्थन किस रूप में लिया जाए, ये बात भी संयुक्त किसान मोर्चा ने तय करी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू से एक बात कही कि किसी इस आंदोलन के किसी मंच पे कोई विपक्ष की पार्टी या कोई राजनीतिक व्यक्ति ना आए, ये गैर राजनीतिक आंदोलन का इसका रूप रहना चाहिए। उस बात का हमने सम्मान किया। जहां उन्होंने कहा कि माइक पे नहीं बोलना कोई राजनीतिक व्यक्ति, हम उस धरने में गए, धरने में बैठे, घंटों बैठे, मगर उस बात का जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो कही हमसे, हमने उसका सम्मान किया कि गैर राजनीतिक आंदोलन चलना चाहिए। हाँ, विपक्ष की जहाँ तक भूमिका घेराबंदी की रहती है, मैं आपकी जानकारी में लाऊँ, और इस सहयोग की रहती है, इन दोनों, सरकार की घेराबंदी और आंदोलन का सहयोग और समर्थन, इसमें हमने कोई कसर दोनों मामलों में नहीं छोड़ी। जैसे कि संसद के अंदर एक एक बात खुलासे से सरकार के सामने रखना, उनसे जवाब तलब करना। जब मेरे बोलने की बारी आई तो विपक्ष की तरफ से मैं ही बोला राज्यसभा में। विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाके सरकार को घेरने की बात हो, हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा में हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेके आए।
हर धरने पर कई कई बार जाने की बात हो, हर धरने में हर प्रकार का सहयोग करने की बात हो, क्योंकि ये बहुत से जो धरने सिंगू बाडो टिकरी बॉर्डर, ये जिस मेरा जो पुराना लोकसभा क्षेत्र रहा है और जो हमारा एक जो ऐसा प्रभाव का क्षेत्र रहा है, सारे धरने लगभग उन इलाकों में हैं। तो वहाँ पे हर प्रकार का सहयोग समर्थन करने की बात हो, चाहे जो किसान जिनकी जानें चली गई, जैसे मैंने कहा कि लगभग 600 किसानों की जान चली गई, हुड्डा साहब ने एक फैसला लिया कि हर परिवार को, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई मंत्री संतरी उनका आंसू पोंछने भी नहीं गया, तो कम से कम हर परिवार के पास पहुंच के उनका दुख साझा करके कम से कम कांग्रेस विधायक दल हरियाणा का अपनी निजी तरफ से, अपनी निजी कमाई में से आपस में इकट्ठा कर एकत्रित करके 2-2 लाख रुपए की सहायता करेंगे। तो मैं स्वयं लगभग हर उस किसान परिवार में पहुंचा जो हरियाणा में कोई ऐसा किसान परिवार जिसने अपना कोई खोया है इस आंदोलन में, और हुड्डा साहब के निर्देश अनुसार सभी परिवारों की जितनी मदद हो सकती है अभी संभव, जैसे मैंने कहा, वो आर्थिक मदद 2-2 लाख रुपए की गई। और आगे के लिए भी आश्वासन दिया गया, कभी अपनी सरकार आएगी हरियाणा के अंदर हमारी सरकार, तो इन सभी परिवारों में रोज़गार, सरकारी रोज़गार का भी एक जो है कोई ना कोई तो हम कानून लेके आएंगे, जैसे पहले हमारी सरकार ने किया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस रूप में हम जहाँ भी जैसा भी समर्थन दे सकते हैं समर्थन दे रहे हैं, सहयोग कर सकते हैं सहयोग कर सकते हैं। सरकार को घेरने की जहाँ तक बात है, हर रूप में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष प्रयासरत है। और प्रजातंत्र में यही है, संसद में, विधानसभा में घेरने की बात हो या किसी लोकतांत्रिक आंदोलन को समर्थन देने की बात हो, यही भूमिका हो सकती है। हरियाणा के करनाल की अगर बात करें, वहाँ पर जो कुछ भी किसानों के साथ हुआ पूरे देश ने देखा, आपने भी उनका समर्थन किया, कई बयान भी आपके सामने आए, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि सरकार इसमें शामिल है। सरकार के इशारे पे ये हुआ है, सरकार के दिशा निर्देश से हुआ है। मैं पूरी तरीके से जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि एक एसडीएम जो ये कहे कि भाई सर फोड़ो, यस सर, फोड़ोगे कि नहीं फोड़ोगे, यस सर, कोई सर फूटे बिना बचेगा तो नहीं। लाठीचार्ज, बर्बरता से लाठीचार्ज कहाँ? किसान शांतिपूर्ण धरने में मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से 15 किलोमीटर दूर बैठा है, 15 किलोमीटर। कोई उनके कार्यक्रम में विघटन होने का दूर दूर तक कोई आशंका संभावना नहीं होती, मगर वहाँ पे लाठीचार्ज बैठे हुए किसानों पे, खेत में दौड़ा के लाठी भांजी गई। और उसके बाद दर्जनों की संख्या में किसान घायल हुए, चोटिल हुए। एक किसान सुशील काजल की जान चली गई उस लाठीचार्ज। इस प्रकार के आदेश, इस प्रकार की कार्रवाई, इस प्रकार का नतीजा, और उसके बाद सरकार क्या कह रही है? मुख्यमंत्री जी, सख्ती जरूरी थी बचाव में, कह रहे कि भाषा हो सकता है मगर सख्ती जरूरी थी। इन्होंने ठीक किया, कहने का मतलब इन अदर वर्ड्स ये आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी ने कहा। डीसी क्या कह रहे हैं कि ऐसे आदेश बिना सरकारी आदेश के ऐसी कार्रवाई नहीं होती। तो ये स्पष्ट हो गया, जितना सरकार इन अभी ये गतिरोध जो चल रहा है, जितना सरकार इन एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई से बचती नजर आ रही है, उतना ये साबित होता है कि सरकार के इशारे पे और सरकार के दिशा से ही, दिशा निर्देशों से ये हुआ था। इसीलिए हमारी मांग है केवल एसडीएम पे कार्रवाई तक सीमित रहें, ये हमारी मांग नहीं है। एसडीएम पे कार्रवाई हो तुरंत, और उसके साथ साथ जुडिशियल इंक्वायरी भी हो, ताकि सरकार के कौन लोग इसमें शामिल थे, किसने दिशा निर्देश दिए जो गैर कानूनी थे, उन बातों का भी जो है लोगों को पता चल सके। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पिछले 7 सालों में सबसे ज़्यादा सांसद और विधायकों ने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ा है। आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या है? देखिए, पिछले 7 सालों की आप बात कर रहे हैं, राजनीति के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर हर प्रकार का समय चक्र आता है। समय चक्र का पहिया घूमता है, और प्रजातंत्र में किसी पार्टी की, किसी दल की हमेशा जीत नहीं होती, कभी किसी की हमेशा हार नहीं होती। हार भी होती है, जीत भी होती है। ये एक चुनौतीपूर्ण समय कांग्रेस पार्टी के लिए रहा है। विपक्ष की एक जिम्मेदारी देश के लोगों की तरफ से कांग्रेस पार्टी की लगी है, और मुझे विश्वास है कि हम मजबूती से उस जिम्मेदारी को निभाते हुए, अपनी विचारधारा के पथ पे अडिग रहते हुए, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी लोगों का विश्वास दोबारा से अर्जित करने में सफल होगी।
राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कुछ बयान दिया जिसको लेकर बीजेपी ने हिंदू देवी देवताओं का आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। मुझे जानकारी नहीं इस विषय पे, पहले पूरी जानकारी मैं लूँगा, उसके बाद ही मैं कुछ इस पर टिप्पणी कर पाऊँ। इसके अलावा जिस तरीके से कोरोना संक्रमण ने पूरे देश को परेशान करके रखा, भारत सरकार ने दावा किया है वैक्सीनेशन को लेकर, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार के दावों में सच्चाई है? 2 दावे किए गए सेकेंड वेव को लेकर। एक, भारत सरकार ने दावा किया संसद में कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं से कोई मौत नहीं हुई। दूसरा, हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने दावा किया कि कोई ऑक्सीजन कमी से कोई मृत्यु हरियाणा के अंदर नहीं हुई। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। देश ने तस्वीरें देखी, आप लोग के मीडिया के माध्यम से देखी, अपने निजी जीवन में देखी, अपने परिवारों में देखी, अपने दोस्तों में, जानकारियों में देखी, किस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए करा के तड़प के ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, दवाइयों की कमी, किस प्रकार का वो समय था, नज़ारा था, वो ऐसा मंजर था मौत का जो सबने महसूस किया, भुगता। सरकारी दावों को लोग भूल जाएंगे, लेकिन जो भुगता उसको कभी भूलेंगे नहीं, मैं ममता जी आपको बताना चाहता हूँ। और प्रमाण की बात करते हैं, ये कहते हैं प्रमाण की ऑक्सीजन कमी। मैं स्वयं अपना कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करना चाहता हूँ। सरकार मेरा कॉल रिकॉर्ड मेरे मोबाइल का सार्वजनिक करे। वो जो सेकेंड वेव चल रही थी, 24 घंटे में से 23 घंटे हम जागे, टेलीफोन पे टेलीफोन, मैसेज पे मैसेज कि ऑक्सीजन यहाँ भिजवाइए, ऑक्सीजन वहाँ भिजवाइए, यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, और भाजपा के लीडर्स के मैसेज कि हमारे परिवार में ऑक्सीजन भिजवाइए। मैं अपना कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। अस्पतालों के मालिकों के, डायरेक्टर्स के, जो सरकारी अस्पताल हरियाणा में, उनके रोहतक पीजीआई रोहतक, ईएसआई फरीदाबाद, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, खानपुर मेडिकल कॉलेज, ऐसे अस्पताल जहाँ पे नोटिस बोर्ड लग गए कि और दाखिले नहीं हो सकते, ऑक्सीजन नहीं, 15-15 दिन अस्पताल के दाखिले बंद रहे, और उनके मालिकों के टेलीफोन जो प्राइवेट, चाहे वो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, मेरे पास कि जी आप ऑक्सीजन की प्रबंध कराइए। मेरा फ़ोन सारे डिप्टी कमिश्नर्स को हरियाणा के हर ज़िले में कि ऑक्सीजन भिजवाइए, गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद से लेकर हरियाणा के हर ज़िले में, और उन सोनीपत से लेकर उन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स का मेरे को वापस मैसेज कि ऑक्सीजन की हमें कमी पूर्ति हम करा देंगे, लेकिन आप ऊपर से भिजवाइए। हम मांग रहे हैं 100 MT, हमारे पास आ रहा है 10 MT, 10% आ रहा है जितनी हमें आवश्यकता है ऑक्सीजन की, और आप कह रहे ऑक्सीजन की कमी नहीं। ये मैं प्रमाण के रूप में अपना कॉल रिकॉर्ड साहब, मैं इसीलिए, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये एक संवेदनशीलता का विषय है। बराए मेहरबानी कम से कम अमानवीय झूठ नहीं बोलने चाहिए। आप स्वीकार करिए क्या कमी थी, क्या नहीं थी, ताकि कम से कम तीसरी वेव कभी ऐसी भयावह स्थिति आए उसके लिए देश तैयार हो, प्रदेश तैयार हो। ये आपकी जिम्मेदारी है। झूठे वायदे, झूठे दावे करके आप जनता की आंखों में यूं धूल झोंक नहीं सकते। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।